हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। और जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो की तैयारी शुरू कर चुके हैं। 2018 में जो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया था उसी एग्जाम को दोबारा से करवाया जाएगा और उसकी टेंटेटिव डेट्स आने वाली है। मतलब किस तारीख में वो हो सकता है, वो जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो हो सकता है नवंबर या दिसंबर में ये एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। और जिन बच्चों ने 2018 में उसका फॉर्म भरा था उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इस बार इस एग्जाम को निकाल लें, है ना। क्योंकि देखिए आगे जाके क्या है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। इस बार भी देखें तो आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। तो जीएस वाला पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूं, हिंदी वाला पोर्शन आपको जितेंद्र सर करा रहे हैं और रीजनिंग वाला पोर्शन हरीश सर आपको करवा रहे हैं। हरीश सर हैं जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आज का सेशन। और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छांट के लाया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको यहां पर लेकर आया हूं। तो चलिए फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले पर जाकर रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या करना है, आपको यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु लिखना है और टेलीग्राम चैनल को वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहली हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी और आज आपके लिए क्लास लेके आया हूं पीवीआईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि मंडे से लेके थर्सडे तक हम तैयारी करेंगे। 2-2 घंटे का आपका लेक्चर रहेगा और 2 घंटे में हम लोग तैयारी करेंगे थ्योरी वाली, है ना। और उसके बाद यानी कि फ्राइडे और सैटरडे जो रहेगा आपका वो रहेगा क्वेश्चंस का सेशन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी या प्रीवियस ईयर पेपर भी हो सकता है। उसमें बात करें तो आपका एमसीक्यूज भी कुछ लाए जा सकते हैं, तो कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। हमेशा आपको तैयार रहना है और क्या करना है, और आपको जो क्वेश्चन पूछे जाए उसका तुरंत की तुरंत आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर की ओर मत जाइएगा क्योंकि पेपर से उठाए हुए प्रश्न है। तो 101 से लेकर आपके बेसिकली 101 से लेकर 150 कुल मिलाकर 150 प्रश्न आएंगे रीजनिंग, हिंदी और जीएस को मिलाकर। तो 101 से लेकर और 150 तक आपका जो रहेगा वो जीएस का सेशन रहेगा। 101वां प्रश्न मैं आपको इसमें बता देता हूं। 101वां प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और आपके सामने ऑप्शंस हैं 1922, 1923, 1924, 1925। 25 का देखें तो ये कानपुर में हुआ था, 24 का देखें तो बेलगाम में हुआ था, है ना, गया में हुआ था। और आपका सेशन ये दो याद नहीं आ रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि ये जो है आपका कौन सा सेशन में एकमात्र ऐसा सेशन है, एकमात्र आपका अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद कभी भी किसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। और इसका करेक्ट आंसर है आपका 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जो कर्नाटक बेलगाम में हुआ था। और जो राज्य की बात करें तो कर्नाटक जो है वो राज्य है। ठीक है, चलिए तो आते हैं 101वां प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न था। 101वें प्रश्न से आते हैं 102 की ओर। और 102वां जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए 1930, 1931 और 1932 ये 3 ऐसे साल हैं जब आपका गोल मेज सम्मेलन हुआ था। गोल मेज सम्मेलन हुआ था।
ठीक है। और इसका जो दूसरा सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने शिरकत करी थी, और तीनों जो थे उसमें बी आर अम्बेडकर आए थे। तो कौन सा बेसिकली पूछ रहा है कि 1932 जो आखिरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। स्टैनली नेविल चैम्बरलेन, स्टैनली बल्डविन, सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। और आपके पास पूरे 10 सेकंड है, जल्दी बताइए। 1, 2, 3, जल्दी जल्दी फटाफट। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है? क्या इसका सही उत्तर होगा? स्टेनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड? तो सही आंसर है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। वैसे अगर बात करें तो 1931 का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, उस सम्मेलन में ही इस पर चर्चा हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने इस जो सांप्रदायिक पुरस्कार है उसको, और बेसिकली डिप्रेस्ड क्लास को, किसको? डिप्रेस्ड क्लास को, यानी कि जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनको पृथक चुनाव, उनको क्या करने की? पृथक चुनाव देने की बात की थी। तो महात्मा गांधी इस पर बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लास है वो हिंदुओं से अलग नहीं है, वो भी हिंदू ही हैं, और हिंदुओं में विभाजन आप किस प्रकार कर सकते हैं। इस पर मतभेद हुआ था बी आर अम्बेडकर साहब का और महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी फिर जो है अधिवेशन छोड़कर, गोलमेज सम्मेलन जो है उसको छोड़कर वापस आ जाते हैं, और आते ही फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इरविन गांधी समझौता जो था 1931 का, उसका उल्लंघन किया था, और उस उल्लंघन में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुणे की यरवदा जेल में रखा जाता है, जहां पर वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। यानी कि अन्न का एक दाना नहीं लूंगा, मेरी बात को माना जाए, जो मैं कह रहा हूं उसको समझा जाए, और नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उसके बाद जो है बहुत समझाने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो पृथक चुनाव है वो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो सांप्रदायिक पुरस्कार है, सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रिजर्वेशन की, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो निचला तबका है, उसको आरक्षण देने की बात यहाँ पर की गई थी। तो उसको आरक्षण देने के लिए महात्मा गांधी मान गए थे, लेकिन दोनों में ये समझौता हुआ कि पृथक चुनाव नहीं लिया जाएगा, लेकिन सांप्रदायिक पुरस्कार लिया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद समझौता होता है। समझौते में बी आर अम्बेडकर अपने हस्ताक्षर करते हैं, और महात्मा गांधी की ओर से, महात्मा गांधी जी की ओर से कौन? मदन मोहन मालवीय जो हैं, मदन मोहन मालवीय जो हैं, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जो हैं वो यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी जेल में होते हैं, बाद में उनको छोड़ भी दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर में? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर या जबलपुर? कंपनी गार्डन था। कंपनी गार्डन में जो है ये बेसिकली चंद्रशेखर आजाद जी का एक बात थी। चंद्रशेखर तिवारी थे बेसिकली ये, और ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। इनका एक मानना था कि कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। तो ये एक जो गोली है वो अपने पास हमेशा स्टॉक में रखते थे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये एक गोली जो है इसको बंदूक में डालकर और खुद को गोली मार लूंगा। और यहाँ पर ये घिर गए थे कंपनी गार्डन में। कंपनी गार्डन में घिरने के बाद जब इनकी बंदूक की गोलियां समाप्त हो गई और पुलिस इनके नज़दीक आ रही थी, तो इन्होंने वही आखिरी गोली बंदूक में डालकर और खुद को गोली मार ली थी। कुछ भी हो जाए अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगूंगा, उनके हाथ नहीं आऊंगा। तो सही आंसर क्या है? कंपनी गार्डन। और कंपनी गार्डन कहां पर है? इलाहाबाद, प्रयागराज में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद। आगे बात करते हैं 104 क्वेश्चन यानी चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यानी कि कौन सी नदी जो है वो अरब सागर की ओर गिरती है? देखिए फटाफट से डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो आपके सामने जल्दी से पेश करते हैं भारत का नक्शा, प्रायद्वीपीय बेसिकली नक्शा जो है उसको जो है एक बार की फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की ओर जाएं तो ये आपका कुछ इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार है ना। ये प्रायद्वीपीय पठार किस ओर झुका हुआ है? इस ओर झुका हुआ है। इसीलिए क्या होता है, इसलिए जो ज्यादातर नदियां हैं वो बहकर बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो इस तरह विपरीत दिशा में बहकर और अरब सागर में गिरती है। तो यही पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी नदी ऐसी नदी है जो कहां पर गिरती है? अरब सागर में आकर गिरती है। गोदावरी? गोदावरी बिल्कुल नहीं साहब, गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा? कृष्णा नहीं, जो बिल्कुल निकलती है। और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी की ओर ही जाती है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है, नर्मदा और कौन सी? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो अरब सागर की ओर जाती है। किसकी तरफ जाती है? अरब सागर की ओर जाती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो विंध्या और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर बहती है और नर्मदा घाटी का निर्माण करती है। भद्र वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? जल्दी बताइए। जो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि इंग्लिश में लिख देते हैं भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो किस राज्य में है? केरल में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है या उत्तर प्रदेश में है? सही आंसर है इसका कर्नाटक। देखिए, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो ये नहीं कि उत्तर प्रदेश ही हर जगह सही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है उत्तर प्रदेश सही होता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए भी कभी कभी उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दे दिया जाता है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 106वें प्रश्न की ओर मतलब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? आपको बताना है 2011 की जो जनगणना हुई है, 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा कम घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का घनत्व है वो कहां पर है? सबसे ज्यादा है बिहार में। कहां पर है? बिहार में। लेकिन बिहार यहाँ ऑप्शन में नहीं, तो नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। और सारे ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जो अपने आप में ही यूनिक हैं। बेसिकली लगता है कि सारे ही सही हैं, तो भैया इसका सही आंसर है सबसे अच्छा। एक बार देख लेते हैं कि मिजोरम सबसे बड़ा है, सिक्किम सबसे बड़ा है, नागालैंड सबसे बड़ा है या अरुणाचल। अगर हम सिर्फ बात करें जनसंख्या की, सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है, घनत्व को हटा दें तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या के साथ में घनत्व भी बोल रहा है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि एक स्क्वायर बना लें अगर 1 किलोमीटर का, उसका एरिया में, इस पूरे एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आंसर है 1। एक व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, इतना कम जनसंख्या घनत्व है। और बिहार का उतना ही 1100 के आसपास का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, 6 से बढ़ते हैं 7 की ओर। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? भैया देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो भैया देखिए क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसका मतलब हमको तैयारी जो है वो भी अच्छे लेवल की करनी होगी। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया? जल्दी बताइए। जो कौन सी बेसिकली कौन सी नदी कौन से देश में जो है डैन्यूब नदी का उद्गम कौन से देश में है? हंगरी में है, जर्मनी में है, रोमानिया में है या ऑस्ट्रिया में है? तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा जर्मनी। क्या है इसका सही आंसर? जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 107 से बढ़ते हैं 108 की ओर। और 108 को देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? जल्दी बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। 108 से 109 की ओर बढ़ते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, ब्यास या चिनाब? जल्दी बताइए। सतलुज पर बनाया गया है, रावी पर। सतलुज पर अगर मैं बांध की बात करूं तो आपने जरूर सुना होगा भाखरा, नांगल
बांध जरूर सुना होगा। भाखड़ा नांगल बांध एक समय पर सबसे बड़ा बांध हुआ करता था, सतलुज नदी पर ही उपस्थित है, पंजाब राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब या हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है और इसका सही आंसर है रावी। ठीक है, चमेरा बांध जो है किस राज्य पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अगर बात आएगी किसकी, बांध की, तो वहां पर आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक, किस राज्य में है, दूसरा किस जिले में है, और तीसरा किस नदी पर है। ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं। अगर बांध पर क्वेश्चन पूछता है या बांध आप लोग पढ़ रहे हैं तो राज्य भी देखिए, जिला भी देखिए और नदी भी देखिए, क्योंकि जिले से भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ सकता है। आगे बात करते हैं, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में है। गैलरेस ज्वालामुखी पर क्वेश्चन आ गया है तो बताना है आपको, जो गैलरेस ज्वालामुखी है वो किस देश में है। कोलंबिया में है, मैक्सिको में है, इटली में है या हवाई में है। अगर मैं बात करूं कि रिंग ऑफ फायर का अगर आपने नाम सुना है, ज्वालामुखियों का पूरा एक सर्कल है, तो वो है आपका प्रशांत महासागर में, है ना, प्रशांत महासागर में है। और इसी की वजह से जो जापान है, जापान में सबसे ज्यादा सुनामी और भूकंप, क्या भूकंप आता है, सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी जापान में इस रिंग ऑफ फायर की वजह से आती है। इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ए, कोलंबिया। कहां पर है, कोलंबिया में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोसे थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है। थोसेघर जो जलप्रपात है, क्या है, जलप्रपात, याद पता होना चाहिए, प्रपात की बात कर रहा है और इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। तो देखिए, इंग्लिश को ही बदलकर हिंदी में लिख दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेजी भी जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, जैसे मरकरी को हिंदी में लिख देगा, मार्स को हिंदी में लिख देगा। जरूरी नहीं कि मंगल लिखे या बुध लिखे, है ना। अर्थ को उसमें अर्थ को तो चलो पृथ्वी लिखेगा, लेकिन वीनस को इंग्लिश में वीनस लिख सकता है, हिंदी में वीनस लिख देगा, तो क्या करेंगे। तो वहां पर आपको अंदाजा होना चाहिए। थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। एक झील भी है यहाँ पर, उस झील के बारे में बता देता हूँ। झील की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, और वह झील जो है वो उल्का पिंड की वजह से बनी है। पृथ्वी पर, धरती पर महाराष्ट्र में एक उल्का पिंड गिरा था और उसकी वजह से इस लोनार झील का जो है वो उद्गम हुआ है। ठीक है, चलिए 111 से आगे बढ़ते हैं 112 की ओर। और 112 की अगर मैं बात करूं तो 12वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुपात प्रतिशत क्या है। उत्तरी गोलार्ध पर, यानी कि यहां पर बात कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, बीच थोड़ी सी मोटी है। ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, ये हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। 23/1/2, 23/1/2। अब देखिए, ये पूछ रहा है कि ये इस तरीके से हम 2 भाग में पृथ्वी को बांट सकते हैं। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर बात करें तो ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कुल पॉपुलेशन है वो उसकी आबादी का कितना प्रतिशत उत्तरी गोलार्ध में रहता है। 60, 70, 80, 90, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। 60, 70, 80 या 90, कितना प्रतिशत है। जल्दी, आपके उत्तर का मुझे इंतजार है, जल्दी बता दीजिए। तो भैया इसका सही आंसर है आपका आंसर डी,
90% जो आबादी है वो उत्तरी गोलार्ध पर, मोस्ट ऑफ द जो देश हैं आपको, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो आपको उत्तरी गोलार्ध पर ही देखने को मिलेंगी। तो कुल आबादी का 90% जो है वो उत्तरी गोलार्ध पर रहता है और बचा हुआ 10% जो है वो किस में रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। आगे बात करते हैं, श्री रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति, वो अभी तो पूर्व हो गए हैं लेकिन जब ये एग्जाम था तब राष्ट्रपति थे। तो पूर्व राष्ट्रपति की बात करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, जल्दी बताइए। अच्छा, अभी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या है, द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन से नंबर की हैं, तो ये हैं आपकी 15वें नंबर की। कौन से नंबर की हैं, 15वें नंबर की हैं। तो इसका मतलब रामनाथ कोविंद जो थे वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। देखिए, राष्ट्रपति से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो इस बार द्रौपदी, हो सकता है द्रौपदी मुर्मू के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। और इसी साल जो है द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और आदिवासी जो हैं क्षेत्र से आती हैं, ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। झारखंड की ये बेसिकली झारखंड की बात करूं तो झारखंड की ये गवर्नर रह चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न पर आते हैं। 14वें प्रश्न की अगर बात करूं तो भारत के संविधान के अनुसार 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर या हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। आर्टिकल 243 की बात करूं तो इसमें लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत के बारे में आएगा, पंचायत के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें आपका नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में बताएंगे। और इसमें आपका क्या बताएंगे, और म्युनिसिपल, देखिए नगर पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में और सहकारी समिति के बारे में बताएंगे। सहकारी समितियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, पंचायत के बारे में बताएंगे, नगर पालिका के बारे में बताएंगे और सहकारी समितियों के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243P तक शायद पंचायत है, फिर O से नगर पालिका है, ZG तक नगर पालिका है, फिर ZH से और ZA तक या ZB तक शायद जो है सहकारी समितियां हैं। और इसका जो सही उत्तर है वो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर एक जो है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन कब किया जाएगा, हर 5 साल में किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से अंदर से घुस के प्रश्न भी पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें ऐसे जो है बेसिकली एक सब्जेक्ट के रूप में देखें तो वीडियो में एक सब्जेक्ट भी है आपका ग्राम, जो है ग्राम से रिलेटेड है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल है साहब। कौन सा अनुच्छेद उससे रिलेटेड है, अध्यादेश की शक्ति से रिलेटेड? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 121, 125 या 127, जल्दी बताइए। 125 और 127 दोनों सुप्रीम कोर्ट से है, इसलिए राष्ट्रपति का इससे कोई लेना देना नहीं है। 124 से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हो जाती है, तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि आपका आंसर या तो 21 में होगा या फिर 23 में होगा। तो आंसर है इसका बहुत ही सिंपल, याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1, 2, 3 होती है, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 3, 2, 1 कर देंगे तो शायद गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो 15वें का यानी कि 115वें का आंसर हो गया आंसर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मनोनीत करने की जो शक्ति है, जो सोर्स है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। 17, 19, 15, 12 कितने जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। और यह सदस्य लिख देता हूँ, यह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मनोनीत किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, किसमें,
लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, पर इस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। इस प्रावधान को एंड कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 12 सदस्य हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और यह कला से संबंधित हो सकते हैं, इतिहास साहित्य से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली इनको मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर 17वें प्रश्न पर आते हैं। 117वें प्रश्न पर आते हैं। देश को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति होती है। किसको बेसिकली 17वासन करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? कौन कर सकता है ऐसा? राज्यपाल कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, उपराष्ट्रपति कर सकता है या मुख्यमंत्री कर सकता है? जल्दी से जल्दी इसका उत्तर आपको बताना है। जल्दी बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर है इसका राज्यपाल के द्वारा। याद रखिएगा, संसद को 17वासन करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है, और विधानसभा का 17वासन करने की, एडजॉर्न करने की जो शक्ति होती है, प्रोरोग करने की शायद शक्ति होती है, वो विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो राज्यपाल के पास होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अहमदाबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम। इसको बेसिकली नाम इसका लिखेंगे गुरुग्राम। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम में ही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। लेकिन जो प्रथम मोबाइल ऑपरेशंस है वो नोएडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में इसकी क्या की गई है? इसकी बेसिकली उद्घाटन किया गया है। आगे बात करते हैं। 2018 में एटी कीर्ति FDI कन्फेडरेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 2008 में एटी कीर्ति FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था? जल्दी बताइए 2018, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर जो ये आपके क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपका 2018 का ही पेपर है, इसलिए 2018 का इसमें पूछ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन के आने की संभावना 0 है, बिल्कुल 0 है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर आपको फटाफट से बता देता हूँ, 11वां इसका सही उत्तर है। 120 या 20वें प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के पुनः पूंजीकरण की योजना को एक विस्तार की मंजूरी दी है? 2020, 22, 25 या 30? विस्तार कब तक मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक की यहाँ पर बात हो रही है कि पूंजीकरण की योजना को तक विस्तार की मंजूरी दी है। किस तक? 2020 तक, 22 तक, 25 तक या 30 तक? तो इसका सही उत्तर है 2020 तक। 21वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क? बताइए। एक प्राइमरी स्टोरेज है, मतलब कुछ ही समय के लिए उसमें जो डेटा है सेव होता है, तो वो होती है आपकी RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिस्क डिसफ्रैगमेंट या विजुअल बेसिक? बताइए, क्या एक प्रोग्रामिंग है? तो डिस्क क्लीनअप तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्क क्लीन करने की आपकी C ड्राइव हो चाहे D ड्राइव हो, उसको क्लीन करने का काम करता है। उसमें जो भी आपकी कैश मेमोरी पड़ी है उसको डिलीट कर देता है, जो भी फालतू की चीज़ें पड़ी हैं, जो भी आप ओपन करते हैं
फाइल उसकी एक कॉपी जो है बन जाती है, उसको क्लीन करने का ये काम करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं, यानी प्रोग्राम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज़ नहीं, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेट करने के काम आता है, ये नहीं होगा। डिस्क डिफ्रैगमेंट मतलब डिस्क, जो एक डिस्क बनी हुई होती है कंप्यूटर में, उसको तोड़ने के काम आता है, तो ये भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक जो है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं 123 प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभवतः रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? हमला सतह, अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर या अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न यानी अटैक पैटर्न, या अटैक पाथ, हमला पाथ। जल्दी बताइए 123 यानी 23वें प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा? हमला सतह, प्रोग्राम के कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर जाता है, यानी कोई विरोधी जो है वो सिस्टम में प्रवेश कर जाता है और उस और संभवतः रूप से जो है क्षति पहुंचा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अटैक सरफेस। आगे बात करते हैं सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणिकता और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या क्रिप्ट एनालिसिस। बताइए जल्दी क्या कहते हैं उसको? 124 का क्रिप्टोग्राफी क्या सही उत्तर है? इसका आंसर है क्रिप्टोग्राफी। 125 में आते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश पूरे की बात करें तो उसमें कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो कृषि के लिए है या इसमें कृषि होती है? जल्दी बताइए। तो सही उत्तर है 68.7%। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय या कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या लंका कांड? तो जो किष्किंधा कांड है, तो ऐसे ही पता है किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा कांड है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल्दी बताइए। भारत में उत्तर प्रदेश का आलू में क्या स्थान है? तो भैया पहला स्थान है। देखिए कुछ बात की अगर कुछ बताऊं तो शिकोहाबाद, फर्रुखाबाद, सिरसागंज ये ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे तो वहां पर आपको आलू का उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। अच्छा बढ़िया आलू जो देश विदेश में बांटा जाता है या तमिलनाडु तक जाता है, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी आलू जो है हो जाता है। याद रखिएगा आलू जो है वो भारत कौन लेकर आया था? क्वेश्चन है मेरा कि आलू जो है वो भारत कौन लेकर आया था? तो इसका सही उत्तर है आलू भारत कौन लेकर आया था? तो पुर्तगाली लाए थे, आलू लाए थे, तंबाकू भी लाए थे। क्या लाए थे? तंबाकू भी लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कि छौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर? जल्दी बताइए। किर छौछा दरगाह शरीफ कहाँ पर उपस्थित है? संत कबीर नगर में है, मिर्जापुर में है, अंबेडकर नगर में है या सुल्तानपुर में है? जल्दी इसका उत्तर आप बताएंगे। कि छौछा, ये देखिए ऐसी अटाला मस्जिद पूछ सकता है कि बताइए भैया अटाला मस्जिद जो है कहाँ है, किसके द्वारा बनवाई गई? सब कुछ पूछ सकता है। अटाला मस्जिद कहाँ है? तो सबसे पहली बात कि अटाला मस्जिद जौनपुर में है। जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था अपने भाई जौना खां की याद में, है ना। अटाला मस्जिद वहाँ पर है। और कि छौछा दरगाह की बात करें तो ये अंबेडकर नगर में है। कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, तानपुरा या बांसुरी?
एन राजम, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। हरिशंकर प्रसाद का संबंध बांसुरी से है। ठीक है, हरिशंकर प्रसाद का संबंध बता रहा हूँ, बांसुरी से है। तो इनका बताना है एन राजम जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, वायलिन से है, तानपुरा से है या बांसुरी से है? तो इसका सही आंसर है वायलिन से है। किससे है? वायलिन से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया? अगला मतलब हो चुका है ये, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 2018 का है, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन है कि किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो हम आज के हिसाब से अगला नहीं देखेंगे, हम 2018 के हिसाब से अगला देखेंगे। तो अगला जो अर्ध कुंभ है वो कब होगा? 2019 में जो है अगला अर्ध कुंभ यहाँ पर होगा, या 2019 में जो अर्ध कुंभ है वो इलाहाबाद में हुआ था। आगे बात करते हैं। कोविड होने के बावजूद काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पर स्नान किया था अर्ध कुंभ में। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन? लोकगीत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लोकगीत जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो लोकगीत का गायन किस अवसर पर सोहर लोकगीत जो है वो गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर या विवाह पर? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर या विवाह पर। देखिए हर एक ओकेजन पर गान गाया जाता है, गीत गाया जाता है, लेकिन ये जो गीत है सोहर गीत, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल। सारे ही आपके मथुरा के हैं। तो देखिए इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है, सब सारे आपके कब के हैं? मथुरा के हैं। तो वृंदावन का है, गोवर्धन की है, बरसाने की होली बहुत मशहूर है। आंसर है इसका सी, बरसाना। ठीक है, बरसाने की जो है लठमार होली है। गोकुल की जो है वो फूल की होली है, फूलों की होली गोकुल की प्रसिद्ध है ना। और बरसाने की लठमार होली होती है। और ये सिर्फ कुछ लोग ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बरसाने जाएगा और एक दूसरे पर लठ बरसाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। कुछ ही व्यक्ति हैं, कुछ ही लोग हैं, एक पर्टिकुलर लोग हैं जो इस होली को खेलते हैं, बाकी सब लोग उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लोग जाएं और एक दूसरे को लठ मारना शुरू कर दें। लठ मार जैसे हम करते हैं ना कि रंग उठाया लगा दिया, उब्रो न मानो होली है, ये होली थोड़ी अलग है, इसमें जो है खून की होली भी हो सकती है। इसलिए लठमार होली सिर्फ वही पर्टिकुलर लोग खेलते हैं जिनको इजाज़त या जिनका ये बेसिकली होली है, वो आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं, लोग सिर्फ उनको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। 132 के बाद अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। 133, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। जल्दी बताइए क्या है इसका सही? शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। जल्दी। तो इसका सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? देखिए यहां पर दो ही बेसिकली सबसे मजबूत कैंडिडेट लग रहे हैं, एक आपका आगरा और एक आपका कानपुर। ठीक है, और दोनों ही जो हैं वो जूतों के लिए फेमस हैं, जूतों की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा आपको इन दोनों में ही मिलेगी। तो फटाफट से ऑप्शन देखते हैं कि आगरा में कानपुर में से कौन सा ऑप्शन है। तो कानपुर है, लखनऊ है, आगरा, नोएडा। देखिए कितने चतुर हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए गए हैं। अब देखना पड़ेगा कि सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका भी, देखिए लखनऊ तो नहीं हो सकता, नोएडा भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कुछ होगा। तो इसका सही आंसर है आपका आगरा। सही आंसर क्या है? आगरा। ठीक है, तो आगरा में चमड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है, कानपुर में भी जो है चमड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, रेड टेप कंपनी, वो लखनऊ कानपुर की है। ठीक है, तो बिल्कुल जो जूतों का काम आगरा और कानपुर में बहुत ज़्यादा होता है। चलिए फटाफट से बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भैया यहाँ पर सेशन खत्म होता है। 134 135 प्रश्न, 134 प्रश्न के आसपास हमने कर लिए हैं। थोड़े से प्रश्न हमारे रह गए हैं, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर हम लोग
कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले फिर से कहूंगा कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु डालकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, उसको ज्वाइन फटाफट से कर लीजिए और गूगल प्ले पर जाकर क्या करना है, गूगल प्ले पर जाकर आप जो है रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां पर भी आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। चलिए तो सेशन करते हैं एंड, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। दिवाली की फिर से कहूँगा बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। आपका जो दिवाली है मंगलमय दिवाली हो, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलेंगे अब सोमवार को, तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।